इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 2022 जो है ये कहाँ आयोजित हुआ? तो ये देहरादून उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया है। तो इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम है, जिसको इंग्लिश में इसका थीम है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। टीचर के एग्जाम में ये पूछा गया था कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का संबंध किस संस्था से है? तो इसका आंसर क्या था? तो इसका आंसर था G20। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें पॉइंट जो है भारत ने 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो G20 का अध्यक्षता भारत कब ग्रहण किया? तो 1 दिसंबर 2022 को, और भारत के पास ये अध्यक्षता रहेगा 30 नवंबर 2023 तक। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2022 के लिए भारत के सक्रिय भूमि जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी किया है। इसके अनुसार संपूर्ण देश के लिए कुल वार्षिक भूमि की जल रिचार्ज कितने घन मीटर है? तो ये हो जाएगा कितने अरब घन मीटर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 437 अरब घन मीटर। कितना हो जाएगा? 437.60 अरब घन मीटर। अगला सवाल है, 4 से 6 नवंबर 2022 के मध्य 15वां, कितने नंबर का? तो 15वां संस्करण था शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 कहाँ आयोजित हुआ थी? कोच्चि केरल में आयोजित हुआ है। अब पहली वाटर मेट्रो कहाँ चलाया गया? तो पहली वाटर मेट्रो भी कोचिंग में चलाया गया है। और 15वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 भी आयोजित किया गया कोच्चि केरल में। इसका जो थीम रखा गया था, आज़ादी @ 75 सतत आत्मनिर्भर गतिशीलता। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक पर एक रिपोर्ट जारी किया है। इसमें कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्तर 2 हासिल हुआ है? तो इसमें टोटल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये 7 है। इन 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन शामिल है? तो इसमें शामिल है केरल के बाद पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ये 7 जो है स्तर 2 में शामिल किया गया है। जबकि स्तर 1 की बात करेंगे तो इसमें न तो एक भी राज्य नहीं है और न ही केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है? तो 0 है। नेक्स्ट देखेंगे, नवंबर 2022 के मध्य 12वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट, यानी कि जो रिपोर्ट है 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। कौन सी? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया, जिसका क्या नाम है? इंडिया केम 2022। तो इंडिया केम 2022 जो प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित होता है, इसका आयोजन किया गया था प्रगति मैदान नई दिल्ली में। इसका जो थीम रखा गया था विजन 2030, रसायन और पेट्रो रसायन से भारत निर्माण। तो इंडिया केम 2022 जिसको आयोजित किया गया था प्रगति मैदान नई दिल्ली में, और इसका थीम था विजन 2030, रसायन और पेट्रो रसायन से भारत निर्माण। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, 1 से 3 नवंबर 2022 के मध्य सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन गोवा में किया गया था। सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन गोवा में आयोजित किया गया था। इसका विषय था थिंक ग्लोबल कोलेबोरेट रीजनल
अकम्प्लिश लोकल। नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल है 7वें भारत जल सप्ताह जिसका आयोजन किया गया 1 से 5 नवंबर। तो 7वें भारत जल सप्ताह का आयोजन 1 से 5 नवंबर किया गया, कब? तो 2022 में। इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था भारत सतत और समानता के लिए जल सुरक्षा। भारत सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। तो आप लोग याद रखेंगे 7वां भारत जल सप्ताह का आयोजन 1 से लेकर 5 नवंबर तक किया गया, जिसका मुख्य विषय था सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। अब देखेंगे इसका मुख्य बिंदु। यह कार्यक्रम इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। तो 7वां भारत जल सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं संयुक्त राष्ट्र सचिव जो कौन है? एंटोनियो गुटेरस। इसने संयुक्त रूप से कहाँ पर मिशन लाइफ का शुरुआत किया? तो मिशन लाइफ का शुरुआत किया गया गुजरात में केवड़िया के एकता नगर में स्टैचू ऑफ यूनिटी में किया गया है। तो मिशन लाइफ का संबंध हो जाएगा गुजरात राज्य के केवड़िया के एकता नगर से, और ये पूछा जाए किस में किया गया? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी में किया गया है। अब ये बता दें आप लोग कि जिसका जो अवधारणा है, इसका अवधारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP 26 में इसको पेश किया गया था। किसको? तो ये मिशन लाइफ को। नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल है 18 से 22 अक्टूबर 2022 के मध्य एशिया का सबसे बड़ा रक्षा प्रदर्शनी 12वां डेफ एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन किया गया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको उद्घाटित किया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस, यानी कि दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो इसको आयोजित किया गया है कहाँ पे? तो हैदराबाद में आयोजित किया गया है। कहाँ हो जाएगा इसका आंसर? तो ये हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अग्निपथ योजना से संबंधित महत्व बिंदु को देखेंगे। अग्निपथ योजना के तहत कुल वार्षिक पैकेज कितना है? तो इसमें वार्षिक पैकेज की बात करेंगे तो प्रथम वर्ष का पैकेज किसका? तो आप लोग याद रखेंगे ये क्या है? तो ये अग्निपथ योजना है। इसमें अगर बात करेंगे वार्षिक पैकेज का, तो ये प्रथम वर्ष का जो पैकेज होता है वह लगभग 4.76 लाख रुपये है और चौथे वर्ष में लगभग 6.92 लाख करोड़ तक इसके में बढ़ोतरी होगी। तो प्रथम वर्ष का पैकेज हो जाएगा अप्रॉक्स 4.76 लाख रुपए, सॉरी दोस्तों करोड़ नहीं होगा, लाख रुपए हो जाएगा। उसके बाद इसमें पात्रता की बात करेंगे तो आवेदकों के लिए आयु सीमा जो है वह 17.5 से लेकर 21 वर्ष तक, 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक। अगला पॉइंट देखेंगे इसमें सेवानिधि। प्रत्येक अग्निवीरों को अपने मासिक वेतन का 30% का योगदान देना होगा। मासिक वेतन का कितना योगदान देना पड़ेगा? तो 30% योगदान देना पड़ेगा। सरकार द्वारा समान राशि का योगदान दिया जाएगा और 4 वर्ष के बाद कितना? तो 4 वर्ष के बाद लगभग 11.71 लाख यानी कि 11.71 लाख रुपये की राशि मिलेगी जो आयकर मुक्त होगी यानी कि टैक्स फ्री होगी। अगला पॉइंट है मृत्यु पर मुआवजा। जो अग्निवीर में शामिल होंगे सैनिक उसमें मृत्यु पर क्या मुआवजा मिलेगा? तो वो है 48 लाख रुपये का 48 लाख रुपये का गैर अंशदानी जीवन बीमा कवर मिलेगा। जीवन बीमा कवर मिलेगा, अंशदान का
गैर अंशदान का तो 48 लाख करोड़ रुपये, 48 लाख रुपये। सेवा के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है, अगर अग्निपथ वीर की मृत्यु सेवा के दौरान होने पर 44 लाख रुपये की अतिरिक्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। अगला पॉइंट है अपंगता की स्थिति में मुआवजा। अपंगता की स्थिति में मुआवजा कितना दिया जाएगा? तो चिकित्सा अधिकारों द्वारा दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। दिव्यांगता के लिए क्रमशः 44, 25 और 44 लाख या 25 लाख या 15 लाख रुपये 50%, ठीक है। 44 लाख रुपये पर 50%, 25 लाख रुपये पर 75% और 15 लाख रुपये पर 100% की एक मुश्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। तो ये था अग्निपथ योजना जिसके प्रमुख बिंदु है। अगला सवाल देखेंगे। 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणामों की घोषणा की है। इसमें किस शहर को लगातार छठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर और देश का पहला 7 सितारा कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो लगातार छठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर और देश का पहला 7 सितारा कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया, तो वो शहर है जिसका नाम है इंदौर। इंदौर को भारत को लगातार 6ठी बार स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है और ये देश का पहला ऐसा शहर है जो 7 सितारा कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। अब देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण। ये जो है ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जारी किया गया। कौन सा? इंदौर को, मतलब ये जो अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर 10 लाख से अधिक की आबादी है तो इसमें शीर्ष स्वच्छ कौन कौन होगा, मतलब टॉप 5 में कौन होगा? तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कौन है, तो इंदौर 1 नंबर पे है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर स्वच्छता शहर की बात करेंगे 10 लाख से अधिक की आबादी पर, तो टॉप पे कौन हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा। 2 पे सूरत हो जाएगा। उसके बाद 3 पे हो जाएगा नवी मुंबई, 4 पे विशाखापट्टनम और 5 पे विजयवाड़ा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग स्थानीय। अगला है शीर्ष स्थान प्राप्त 5 राज्य किसमें? तो ये हो जाएगा 100 स्थानीय निकायों में। तो इसमें हो जाएगा 100 स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी में। तो इसमें टॉप पर कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसमें भी आप लोग याद रखेंगे टॉप पर मध्य प्रदेश। उसके बाद बात करेंगे गंगा स्वच्छता की बात करेंगे तो गंगा नगरों के रैंकिंग में, गंगा नगरों के रैंकिंग यानी कि जो गंगा के किनारे जो शहर बसा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा? 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गंगा नगरों में शीर्ष 5 नगर में पहला स्थान पे कौन है? तो पहला स्थान पे है हरिद्वार। दूसरा पे कौन है? तो दूसरा पे वाराणसी। तीसरा पे ऋषिकेश है और चौथा पे प्रयागराज है और 5वां पे मुंगेर है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो गंगा किनारे बसे हुए उसमें स्वच्छता में सबसे स्वच्छ कौन है? तो ये हरिद्वार को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे सितंबर 2022 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 जारी किया है। इसमें कुल प्रजनन दर क्या है? तो इसमें कुल प्रजनन दर है 2%। नेक्स्ट देखेंगे 17 सितंबर 2022 को किसने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया है? तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का जो शुभारंभ किया गया ये किया गया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला सवाल देखेंगे राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये लोथल गुजरात में किया जा रहा है।
नेक्स्ट देखेंगे, और ये परियोजना जो है इसका पहला चरण जो है मार्च 2024 तक पूरा होने की संभावना बताई गई है। अगला सवाल है, 9 सितंबर 2022 को किसने प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान का जो शुरुआत किया गया है ये वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य की बात करेंगे, वर्ष 2025 तक देश से तपेदिक यानी कि टीबी को समाप्त कर दिया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने निक्षय यानी कि निक्षय 2.0 मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया है। अगला सवाल देखेंगे, किसने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसी में बात करेंगे तो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के एक प्रस्ताव को पारित किया, जिसमें राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ये कर्तव्य पथ। अब कर्तव्य पथ किसका नाम बदला गया? तो ये राजपथ जो पहले हुआ करता था वर्तमान में उसका नाम है कर्तव्य पथ। अगला है, प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया है इंडिया गेट पे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर यूएस स्टार्टअप सेतु यानी कि यूएस स्टार्टअप सेतु जो है इसका शुभारंभ, सेतु कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो ये पीयूष गोयल के द्वारा सेतु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो ये कहाँ पे किया गया? तो इस सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसको शुरू किया गया है। सेतु जो है भारत स्टार्टअप को यूएस के निवेशकों और स्टार्टअप इकोसिस्टम के अग्रणी लोगों से जोड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे, 28 अगस्त, ये जो सवाल है ये हाल ही में दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था, वन दरोगा वाले एग्जाम में पूछा गया था। 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन ने अपने सफल कार्यान्वयन के कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो ये अपने 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आप लोग को बता दें कि ये जो योजना है इसका शुरुआत कब हुआ था? तो इसका शुरुआत जो है 28 अगस्त 2014 को किया गया था। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसमें कुल कितने खाते खुल चुके हैं। तो 10 अगस्त 2022 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसमें खातों की संख्या हो गई है 46.26 करोड़। तो आप लोग याद रखेंगे कि वर्तमान में जो अपडेटेड है 10 अगस्त 2022 तक जो क्या है प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसमें खातों की संख्या है 46.26 करोड़। अगला हम बात करेंगे कि वित्त मंत्रालय के अनुसार इसमें 56% जनधन खाता धारक कौन है? तो ये महिला है। तो महिला खाता धारक इसमें कितना प्रतिशत है? तो 56% है। 67% यानी कि 67% जनधन खाते ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्र के शामिल है। और प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो शुरुआत हुआ था, इसका शुरुआत हुआ था 28 अगस्त 2014 को इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किस मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीज़ा की एक नई श्रेणी बनाए जाने की अधिसूचना को जारी किया थी? गृह मंत्रालय के द्वारा जो क्या किया गया, आयुष वीज़ा की एक नई श्रेणी बनाए जाने की सूचना जारी की है। तो आयुष वीज़ा क्या होगा? तो ये होगा विदेशी नागरिकों के लिए इसको जारी किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एशिया का पहला वाणिज्यिक हेलीकॉप्टर पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था? ये खजुराहो में स्थापित किया गया है।
और ये बता दूँ ये खजुराहो कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में ही खजुराहो महोत्सव मनाया जाता है। और ये मध्य प्रदेश में जो खजुराहो महोत्सव मनाया गया, इसका कौन सा संस्करण था, इसका 49वां संस्करण था। नेक्स्ट देखेंगे अगस्त 2023 में 2023 का अगस्त का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो सवाल है कि अगस्त 2023 में किसने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित ई पोर्टल, जिसका नाम है भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश कपड़ा और शिल्प का भंडार, इसका शुभारंभ किसने किया, इसका शुभारंभ किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे योजना है मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना, ये किस राज्य में शुरू किया गया, तो ये हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है एशिया ट्रांजिशन स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है, तो ये बनी है पीएफसी, या इसका फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, यह एशिया ट्रांजिशन स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। अब हम बात करेंगे पीएफसी जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका स्थापना हुआ था कब, तो 1986 में इसका स्थापना हुआ था। ये जो है पीएफसी एक प्रकार का ये है पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका स्थापना हो गया 1986 में। और ये क्या है, तो ये महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी का जो दर्जा मिला है इसको पीएफसी को, ये अक्टूबर 2021 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो गया था। और ये जो है ये किसके नियंत्रण में है, तो ये प्रशासनिक नियंत्रण जो है ये विद्युत मंत्रालय के अधीन आता है। कौन, तो पीएफसी। और महारत्न कंपनी की संख्या वर्तमान में कितना है, तो 13 है। नवरत्न कंपनी की संख्या 15 है। और मिनी रत्न कंपनी की संख्या कितना है, तो ये 74 है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है अक्षर रिवर क्रूज। अक्षर रिवर क्रूज जो हाल ही में चर्चा में रहा था, इनमें कौन सा कथन सही है, तो ये सभी कथन सही है। तो पहला है गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ से, तो साबरमती रिवर फ्रंट पर अक्षर रिवर क्रूज का मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू किया गया। तो अक्षर रिवर क्रूज को किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये अमित शाह के द्वारा इसको शुरू किया गया। कहाँ से, तो साबरमती रिवर फ्रंट पर इसको शुरू किया गया। अगला है यह क्या है, तो यह क्रूज क्या है, तो एक फ्लोटिंग रेस्तरां है। नेक्स्ट पॉइंट है यह क्रूज अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको विकसित किया गया है। इसका जो है अक्षर रिवर क्रूज का जो रूट है, जिसका उद्घाटन कौन किए, तो अमित शाह के द्वारा किया गया साबरमती से। और इसके अंतर्गत इसका जो रूट होगा अटल ब्रिज होगा, उसके बाद नेहरू ब्रिज, गांधी ब्रिज और दधित ब्रिज, ये सब जो है रिवर फ्रंट बायोडाइवर्सिटी पार्क है और यहाँ से ये गुजरेगा। नेक्स्ट है अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे, किसकी लंबाई की, तो अक्षर रिवर क्रूज जो है इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 30 मीटर और इसका क्षमता यात्री क्षमता कितना है, तो 165 है। तो लंबाई की बात करेगा तो कितना हो जाएगा 30 मीटर और यात्री क्षमता कितना हो जाएगा, तो 165। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 15 जून 2023 को चक्रवात आया था एक, जिसका नाम था बिपरजॉय और ये दरोगा के एग्जाम में हाल ही में पूछा गया था। बिपरजॉय गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों से लैंडफॉल किया, मतलब टकराया था। इस चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया, तो इसका नामकरण किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। आप लोग ऐसे याद रखेंगे, बी से बिपरजॉय हो जाएगा चक्रवात और ये इसका नामकरण कौन किया, तो ब से बांग्लादेश और ब से बिपरजॉय।
अब बात करेंगे बीपर चक्रवात जो है इसके बारे में। बीपर चक्रवात के कुछ अन्य तथ्य। ये जो चक्रवात आया था ये कहाँ आया था, तो ये अरब सागर के ऊपर बना हुआ था। अरब सागर में आया था कौन सा चक्रवात, तो बिपरजॉय चक्रवात। अब बात करेंगे यह किसको प्रभावित किया, तो ये सर्वाधिक प्रभावित किया है गुजरात एवं राजस्थान राज्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। उसके बाद बात करेंगे सर्वाधिक नुकसान ये जो किसको पहुंचाया है, तो गुजरात के कच्छ में द्वारका में हुआ है। तो गुजरात के कच्छ और द्वारका में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन प्रभावित कौन हुआ है, तो गुजरात और राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट है चक्रवात से जखाऊ बंदरगाह प्रभावित हुआ है। तो जखाऊ बंदरगाह प्रभावित हुआ है, तो इस दृष्टि से जखाऊ बंदरगाह जो चर्चा में रहा था, तो जखाऊ बंदरगाह का संबंध कहाँ से, तो ये इसका संबंध गुजरात से है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और इसको कौन प्रभावित किया था, तो बिपरजॉय चक्रवात, जिसका नामकरण किया गया बांग्लादेश के द्वारा। और ये जो प्रभावित किया था किसको, गुजरात और राजस्थान को। नेक्स्ट देखेंगे जुलाई 2023 में भारत यूके इलेक्ट्रिक प्रणोदन तकनीकी कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत यूके इलेक्ट्रिक प्रणोदन तकनीकी कार्यशाला का उद्घाटन या आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अब बात करेंगे 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, सबसे पहले बात करेंगे यह किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये जारी किया गया है सूचकांक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा इसको जारी किया गया है। यह सूचकांक कौन तैयार करता है, तो ये जो सूचकांक है ये तैयार किया जाता है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई के द्वारा। अब बात करेंगे इस सूचकांक में कौन कौन राज्य टॉप में रहा था। अगर सूचकांक की बात करते हैं तो बड़े राज्यों में बात करेंगे तो टॉप पे कौन रहा, तो बड़े राज्यों में टॉप पे रहा केरल। तो बड़े राज्य में आप लोग याद रखेंगे टॉप पे केरल रहा। उसके बाद छोटे राज्य में बात करेंगे टॉप पे रहा गोवा। देन बात करेंगे हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पे कौन रहा, तो शीर्ष पे रहा जम्मू कश्मीर। तो आप लोग तीनों याद रखेंगे। पाँचवा क्या था, पाँचवा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। इसमें बड़े राज्यों में कौन, तो केरल, छोटे राज्यों में गोवा और केंद्र शासित प्रदेश में कौन रहा, तो जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट बात करेंगे 71 नंबर क्वेश्चन है जून 2023 में रंगभेद के विरुद्ध महात्मा गांधी के सत्याग्रह की 130वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा पोत, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज था जो दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर रहा, तो उस नौसेना जहाज का क्या नाम था, तो INS त्रिशूल। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। ये गांधी जी के जीवन से संबंधित है और गांधी जी के जो सत्याग्रह जो था वहाँ सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। उसका 130 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। उसी के वर्षगांठ में भारतीय नौसेना का कौन सा पोत गया था दक्षिण अफ्रीका, तो INS त्रिशूल गया था। नेक्स्ट देखेंगे G20 रोजगार समूह की, G20 रोजगार कार्य समूह का जो तीसरा बैठक है वह कहाँ संपन्न हुआ, तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में यह संपन्न हुआ है। तो ये था दोस्तों वर्ष 2022 और 2023 के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। इसमें हम एक वर्ष का करेंट अफेयर लिए हैं क्योंकि जो 2023 में जितने भी पेपर होंगे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में 30 सितंबर को BPSC 69 का पेपर होने वाला है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।